कैसे एक लोकतांत्रिक देश देखते ही देखते सैनिक शासन की दहलीज पर आ जाता है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक टॉपिक, और इसे मैंने करंट इश्यू से रिलेटेड करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो हमें यह जो करंट इश्यू चल रहे हैं इनको अपने सिलेबस के टॉपिक्स के साथ रिलेट करके देखना चाहिए। और इसी कड़ी में मैं एक छोटा सा प्रयास करना चाहता हूँ यहाँ पर। आप इसे अंत तक ज़रूर देखें और आप भी अपने इस टॉपिक के ऊपर क्या व्यू हैं आपके, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप को बनाए रखता है, किस प्रकार से एक पॉलिटिकल सिस्टम क्राइसिस हो जाता है, किस प्रकार से कोलैप्स होता है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिस्टम होता क्या है। देखिए, सिस्टम को अगर हम आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें तो आप स्टार्टिंग में से समझ सकते हैं एक अपनी ह्यूमन बॉडी के अनुसार। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी हुई होती है। जब हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी होती है और ये जो बहुत सारे अंग हैं ये आपस में एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हुए एक बॉडी को सुचारू रूप से चालू रखते हैं। अब ये इसी प्रकार से सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। पॉलिटिकल सिस्टम भी पूरी तरह से एक ढांचा है और इस ढांचे में बहुत सारे घटक होते हैं। ये घटक आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं और एक सिस्टम को सुचारू रूप से चालू रखते हैं। इस सिस्टम में प्रोसेस होती हैं। अब प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रोसेस वो प्रक्रियाएं हैं, वो क्रियाएं हैं, वो एक्शंस हैं। उन एक्शंस की एक श्रृंखला है जो स्थिति में परिवर्तन ला देती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे भौतिक पर्यावरण होता है और भौतिक पर्यावरण में बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे हवा होती है, पानी होता है, धूप होती है, धूल होती है, धुआं होती है। तो ये जो अनेक सारे तत्व होते हैं यह आपस में क्रियाएं करते हैं और मौसम में बदलाव करते हैं। इसी तरह हम देखें सार्वजनिक जीवन में देखें तो सार्वजनिक जीवन में भी बहुत सारे तत्व होते हैं और वह आपस में क्रिया कर कर जो गतिविधि तरह तरह की गतिविधियां करते हैं और अस्तित्व में आती हैं बहुत सारी गतिविधियां जो हम आसपास देखते हैं। बहुत सारे सामाजिक तत्व हैं, वो आपस में क्रियाएं करते हैं और तरह तरह की गतिविधियां अस्तित्व में लाते हैं। तो किसी भी पर्यावरण के ढांचे के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे सिस्टम कहा जाता है। तो पूरा पर्यावरण हो गया हमारा पूरा ये समाज जिसके अंतर्गत हम रहते हैं, और उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे तत्व इसमें मिले हुए हैं और इनके बीच में आपस में अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। और यह प्रक्रियाएं जिसमें संपन्न होती हैं, जिस पर्यावरण में संपन्न होती हैं, तो इस पूरे होल एक इकाई मान ली जाए तो इसको एक सिस्टम कहा जाएगा। और सिस्टम अप्रोच क्या है? सिस्टम अप्रोच एक दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण हमें क्या मदद करता है? यह हमें मदद करता है राजनीतिक विज्ञान की जो प्रणाली है इसमें कार्य, संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में यह हमें सहायता करता है। तो हम यह जानेंगे कि ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और जो प्रक्रियाएं हैं आपस में संबंधित कैसे होती हैं और वह समाज को स्थिर बनाने में और परिवर्तन करने में कैसे सहायता करती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिस्टम अप्रोच को दिया किसने। आखिर ये सिस्टम अप्रोच आई कहाँ से? प्लेटो से लेके अरस्तु होते हुए
और कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल, हमने जितने भी विचारकों को पढ़ा है, कभी भी किसी ने भी इस तरह की मैकेनिज्म का प्रयोग नहीं किया है। सिस्टम अप्रोच का जो जनक माना जाता है उसको माना जाता है डेविड ईस्टन को। यह एक अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री हैं जिन्होंने सिस्टम प्रोसेस को अस्तित्व में लेकर आए थे। तो सिस्टम अप्रोच का बांग्लादेश के करंट इश्यू से क्या लेना देना है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, डेविड ईस्टन ने जो बताने का प्रयास किया था, उन्होंने सिस्टम को एक मैकेनिज्म के रूप में समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से एक पर्यावरण होता है जहाँ पर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समूह होते हैं और वह समूह किस प्रकार से इनपुट देते हैं। इनपुट के अंतर्गत हम ले सकते हैं मांग और समर्थन, डिमांड और समर्थन को। अब ये जो मांग है, जैसे कि बांग्लादेश में मांग किस चीज़ की थी? बांग्लादेश में मांग थी कि 1971 में फ्रीडम फाइटर्स के जो परिजन थे, जो आश्रित थे, उनको जो आरक्षण दिया गया था उसको ख़त्म कर दिया जाए। यह मांग थी बांग्लादेश के जो विद्यार्थी थे, उन बांग्लादेश के विद्यार्थियों की, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ये महसूस कर रहे थे कि ये जो आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को 1971 से दिया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं अब नहीं दिया जाना चाहिए। और इस पर बहुत सारे विवाद भी हुए थे। इस पे बहुत सालों से विवाद हो रहे थे और बहुत सालों से कई कोर्ट केसेस भी इस पर चल रहे थे। और रिसेंटली एक कोर्ट का जो डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पर कि इसको जारी रखा जाए। जब यह डिसीजन आया तो वहाँ के जो छात्र हैं वह उग्र हो गए और वह प्रोटेस्ट पर उतर आए। अब जब वो प्रोटेस्ट पर उतर आए तो उन्होंने अपनी मांग रखी कि कहीं ना कहीं हमें ये आरक्षण की जो व्यवस्था है इसको ख़त्म करना है। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इस मांग को बहुत ही लाइट वे में लिया और इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया और इसको जो मांग उठी इसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में नहीं निकाला गया, बल्कि इस मांग को दबाने का प्रयास किया गया और बल प्रयोग किया गया। कहीं ना कहीं ये जो गलती है जो गवर्नमेंट द्वारा की गई, उसका खामियाजा उसे अपनी सत्ता गंवाकर चुकाना पड़ा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसकी जगह वहाँ के जो दबाव समूह हैं, जो छात्र संगठन हैं, जो वहाँ के और भी कई संगठन हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जाता और उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता और उनसे बातचीत करके और आउटपुट एक निकालने का प्रयास किया जाता। और आउटपुट से जो फीडबैक, फिर जो अगर आउटपुट से कोई संतुष्ट नहीं है, फिर वो फीडबैक के रूप में फिर दोबारा इनपुट के रूप में आता। अगर हम डेविड ईस्टन के मैकेनिज्म को समझें तो इनपुट होता है, इनपुट प्रोसेस होता है सिस्टम में, और प्रोसेस होने के बाद एक आउटपुट निकलता है। आउटपुट जो निकलता है वह हमारे निर्णयों के रूप में हो सकता है, वह हमारी पॉलिसीज़ के रूप में हो सकता है, वह आश्वासन के रूप में भी हो सकता है। देखिए, सिस्टम, जैसा कि डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति है क्या? राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से हमारा मतलब ये होता है कि समाज में जो हमारे मूल्य होते हैं, जिनसे उन मूल्यों को हम प्राप्त करके हमारे जो जीवन है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, उसे अच्छा बनाने के लिए उन मूल्यों की आवश्यकता हमें होती है। और उनको अलोकेट करने के लिए, उनको एलोकेशन करने के लिए, उनको वितरण करने के लिए हम एक अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं जिसको गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट, जो अथॉरिटी है, जिसको हमने ही अपॉइंट किया है अपने इस मूल्यों को बराबर सब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अगर वह अपना कार्य सही तरह से नहीं करेगी और उनका मूल्यों का आधिकारिक आवंटन नहीं होगा, जैसा कि वहाँ हुआ, तो क्या होगा कि जो अथॉरिटी लोगों ने उन्हें दी है, मतलब लोगों ने गवर्नमेंट को दी है, वो कहीं ना कहीं उनसे उस अथॉरिटी को क्या कर लेंगे, वापस कर लेंगे, उनको छीन लेंगे। और यही वहाँ पे छात्रों ने किया। उनके जो मूल्य थे, जो छात्र ये समझते थे कि वे हमारे मूल्य हैं
और हमें भी रोज़गार का अवसर मिलने चाहिए, हमें भी रोज़गार की एक ज़रूरत है, उसे इस प्रकार से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने अपने मूल्यों के लिए संघर्ष किया। मूल्यों के लिए संघर्ष करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट को बलपूर्वक दबाया गया, जिसमें कुछ छात्रों की मौत भी हुई और इसका खामियाजा फिर ये एक बड़ी प्रोटेस्ट के रूप में भुगतना पड़ा। अब बड़ी प्रोटेस्ट का ये हुआ कि लाखों लोग सड़कों पर आए, और जब लाखों लोग सड़कों पर आए तो क्या हुआ कि जो सेना है उसने भी लास्ट में मना कर दिया छात्रों पर गोली चलाने से। जब सेना का सरकार से ही समर्थन हट गया तो फिर लोग और ज़्यादा मजबूत हो गए और वहाँ की संसद वगैरह में एंटर कर गए, यहाँ तक कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके निवास स्थान में भी वो एंटर कर गए और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, यह इसलिए हुई क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम की जो एक गतिशीलता है वह कहीं ना कहीं रुक गई। इनपुट आ रहा था लेकिन आउटपुट नहीं जा रहा था, और डेविड स्टर्न ने साफ साफ अपने इस सिस्टम प्रोसेस में कहा है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, और गतिशील प्रक्रिया का मतलब ये है कि इनपुट आना चाहिए, आउटपुट प्रोसेस होकर आउटपुट निकलना चाहिए, फिर फीडबैक मिलना चाहिए। और अगर फीडबैक से लोग खुश नहीं हैं, मतलब आउटपुट से लोग खुश नहीं हैं, वहाँ की पॉलिसी जो उन्होंने बनाई, जो आश्वासन दिया उससे खुश नहीं है, तो उसे फिर से दोबारा उसे प्रोसेस करना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं रुक गई थी। यह इसको दोनों टॉपिक्स को और करंट इवेंट को मैंने थोड़ा सा रिलेट करने का कोशिश किया है। अगर आपको और भी आपकी मन में हो, क्योंकि आप भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले में हम देखते हैं कि डेविड स्टर्न ने क्या कहा है सिस्टम प्रोसेस के बारे में। एक तो यह समग्र दृष्टिकोण है। समग्र दृष्टिकोण से मतलब यह है कि एक इकाई के रूप में इसको माना गया है। डेविड स्टर्न ने पूरे इस सिस्टम को एक इकाई के रूप में माना है। इनपुट आउटपुट का विश्लेषण मैंने आपको बता ही दिया है। फीडबैक मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया था कि फीडबैक, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि फीडबैक क्या होता है, बार बार मैं फीडबैक का शब्द का यूज कर रहा हूँ, तो फीडबैक कभी आप कोई बैंक में जाते हैं या प्राइवेट जो बैंक्स होती हैं, जो अगर आप किसी सेमिनार को अटेंड करते हैं तो वो आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं कि सर आप हमें फीडबैक दीजिए। इवन आप किसी भी, जैसे कि कोई डिलीवरी होती है, उससे कोई सामान मंगवाते हैं, तो वह भी आपसे कहता है कि सर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। तो फीडबैक एक तरह से सर्विसिंग की वो पहचान होती है कि किस प्रकार की सर्विस आपको लगी। और आप को भी जब मेरी वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें कि आपको किस प्रकार की ये वीडियो लगी और आपको इसमें किस प्रकार के सुधार चाहिए। अगर हम बात करें इस फीडबैक के आगे, तो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया। पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का क्या मतलब है? देखिए, पर्यावरण में मैंने कि जैसे कि आपको कहा कि पर्यावरण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारे समूह होते हैं, और इन समूहों के साथ अंतःक्रिया करना सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया नहीं करेंगे और पर्यावरण से उठी हुई मांगों को सिस्टम तभी लेगा जब वह पर्यावरण से साथ टच में रहेगा, उनके साथ अंतःक्रिया करता रहेगा। अगर वह अंतःक्रिया नहीं करेगा पर्यावरण के साथ, तो कहीं ना कहीं जो मांग पर्यावरण से उठ रही हैं वह सिस्टम तक नहीं पहुंचेंगी। जब पर्यावरण से उठी हुई मांग सिस्टम तक नहीं पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वह पर्यावरण में हो रहे जो माहौल चल रहा है उसको नहीं भाप पाएगी। क्या पता पर्यावरण में एक क्रांति कहीं ना कहीं उपज रही हो और वो कहीं एक बड़ी क्रांति के रूप में उभर आए और वह आपके सिस्टम को ही पलट दे, हो सकता है। इसलिए पर्यावरण में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे सिस्टम में निभाता है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिस्टम अप्रोच किन किन विद्वानों ने दिया है। एक नाम जो हम पहले अभी रिसेंटली डिस्कस किया है हमने, डेविड स्टर्न का, और दूसरा जो नाम है वह है आमंड का। देखिए, आमंड ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल दिया है, और डेविड स्टर्न के मॉडल में और आमंड के मॉडल में जो बेसिक डिफरेंस है वह बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टर्न ने तो संपूर्ण इकाई एक सिस्टम पर ज़्यादा बल दे दिया है, लेकिन
आमंड ने जो बल दिया है वह इनपुट कहाँ से उठता है, किस प्रकार से उठता है, उन पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। जैसे कि यह जो प्रकार है जो बताते हैं, 4 प्रकार बताते हैं, जो इनपुट के प्रकार बताते हैं आगत कार्य, उनमें एक तो राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती होती है। तो बिल्कुल बेस से लेके चल रहे हैं, जहाँ पर एक बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, जहाँ से वह बच्चा एक जन्म लेता है, स्कूल जाता है, स्कूल में कुछ सीखता है, किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह जो पॉलिटिकल जो एटीट्यूड है, अपना जो एक दृष्टिकोण है, वह किस प्रकार से प्रभाव होता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उसमें इसको प्रभावित करने के लिए मदद करती हैं। जब राजनीतिक सामाजिकरण एक टॉपिक है आपका पॉलिटिकल साइंस में, जब हम उसको पढ़ेंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। दूसरा जो है हित समूहन और हित अभिव्यक्ति। देखिए, हितों का समूहन करना और हितों की अभिव्यक्ति करना। हितों का समूहन कौन करता है? हितों का समूहन करते हैं राजनीतिक दल। और हितों की अभिव्यक्ति कौन करता है? हितों की अभिव्यक्ति करते हैं दबाव समूह। तो राजनीतिक दल जो हैं वह हितों का समूहन करते हैं। हालांकि कई जगह राजनीतिक दल हितों की अभिव्यक्ति में भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वह समूहन करने पर बल देते हैं। और दबाव समूह है वह अभिव्यक्ति करते हैं कि कौन कौन से अलग अलग दबाव समूह बने हुए हैं। छात्रों के दबाव समूह अलग बने हुए हैं, श्रमिकों के दबाव समूह अलग बने हुए हैं, शिक्षकों के दबाव समूह अलग बने हुए हैं। आपने सुने होंगे, रूकटा नाम जो सुना हुआ होगा आपने। तो इस तरह के जो ये वो हैं दबाव समूह हैं, तो ये दबाव समूह अपने अपने हितों को अभिव्यक्त करते हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। और इन हितों को कलेक्ट करने का जो काम करता है, जो एकीकृत करने का काम करते हैं, वो राजनीतिक दल करते हैं। और राजनीतिक संचार क्या करता है? राजनीतिक संचार मतलब कि मीडिया, जो भी सोशल साइट्स सब चल गई हैं बहुत सारी, तो वहाँ आप अपने जो सोशल साइट्स के कई ट्विटर पे आपने देखे होंगे, ट्वीट चलते हैं, ट्रेंडिंग चलती है, वो उसे सीएम के लिए और उनके जहाँ तक भी हमें पहुँचाना है उनको टैग किया जाता है। तो ये जो है ये पूरा एक तरीका है जो गवर्नमेंट तक हम अपनी मांगों को क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। और एक तरह से यह पर्यावरण के साथ क्या हो रही है, अंतः क्रिया हो रही है। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि अगर आपको किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण करना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई इंटरव्यू देना जाएं और आपसे पूछा जाए कि आपने सिस्टम अप्रोच पढ़ा है, लेकिन अगर आप इस सिस्टम अप्रोच को किसी देश की राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए आपसे कहा जाए, तो आप कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप उस देश में देखेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि हम इस सिस्टम की पहचान करेंगे और देखेंगे कि वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली है वहाँ पर कौन कौन से घटक हैं। घटक से मतलब ये है कि कोई भी देश है, ज़रूरी नहीं है वह लोकतांत्रिक हो सकता है उत्तर कोरिया हो। अब उत्तर कोरिया में आप पहले तो ये देखेंगे कि वहाँ क्या लोगों की सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती। क्या वहाँ इनपुट आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या वहाँ आउटपुट में लोगों की मन इच्छा के अनुसार जो लोगों ने इनपुट दिया है उसके अनुसार आउटपुट निकल सकता है, नहीं निकल सकता। क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं नहीं हैं और वहाँ पर लोगों ने कभी भी विद्रोह करने की, अपने अधिकारों को मांगने की और इन चीज़ों की बहुत कम सोचते हैं। बहुत कम लेवल पे ये चीज़ें होती हैं और अगर होती भी हैं तो उन्हें फोर्सली दबा दिया जाता है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं डेविड ईस्टन का जो ये सिस्टम अप्रोच है वह लागू नहीं हो सकता। और ये एक ड्रॉबैक भी है डेविड ईस्टन की, क्योंकि डेविड ईस्टन ने अमेरिका को मद्देनज़र रखते हुए अपने सिस्टम अप्रोच को दिया है। अब अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि लोकतांत्रिक देश सब जगह हों। कई जगह साम्यवादी देश हैं, मार्क्सवादी देश हैं, तो अलग अलग विचारधारा के देश हैं जहाँ पर अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं। लोगों के अलग अलग राइट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है जितनी स्वतंत्रता, जितनी समानता, जितने लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं वह अमेरिका में मिल रहे हैं वह किसी और देश में भी मिलें। तो सभी जगह इसको लागू नहीं किया जा सकता और यह एक ड्रॉबैक भी था। और इसीलिए संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल में विकासशील देशों को लिया गया था और यह एक उसमें वो बताया था कि
कहीं ना कहीं व्यवस्था सिद्धांत विकासशील देशों पर लागू नहीं हो सकता है, इसलिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल को लाया गया डेविड आमंड द्वारा। तो कहीं ना कहीं यह एक ड्रॉबैक है व्यवस्था सिद्धांत का। दूसरा, हम इनपुट और आउटपुट का विश्लेषण करेंगे कि इनपुट और आउटपुट किस प्रकार से वहाँ पर देश में आ रहे हैं, उस देश में जिस देश का भी हमें विश्लेषण करना है कि इनपुट किस प्रकार से आ रहा है, आउटपुट पूरी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फीडबैक मैकेनिज्म को हम देखेंगे कि वहाँ कहीं फीडबैक की व्यवस्था है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनपुट आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट जा रहा है, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है, उसके बाद जनता की सुनी नहीं जा रही, उसके बाद फोर्सली उन आउटपुट्स जो नीतियाँ हैं, पॉलिसी है, उनको अप्लाई किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम किसी भी देश की अगर राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण करेंगे सिस्टम अप्रोच के द्वारा, तो उन चीज़ों को हमें देखना होगा। पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, मैंने आपको बता दिया पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया क्या होती है। हमें बाहरी वातावरण से जो इनपुट मिलते हैं उनको देखना होगा, उनको समझना होगा और उन्हें देखना होगा कि कौन कौन से जो इनपुट आ रहे हैं वह कौन सिस्टम द्वारा प्रोसेस कौन से किए जा सकते हैं और कौन से नहीं किए जा सकते, इसे भी ध्यान रखना होगा। देखिए एक होता है एक स्ट्रेस, ओवरलोड, है ना। तो ये जो शब्दावली हैं, स्ट्रेस है, ओवरलोड है, तो इनको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हमें गेट कीपर्स की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है कि मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब मांग बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हमें क्या करना होता है कि इन मांगों को एक तरह से एक फ़िल्टर करना होता है कि कौन सी मांग को आउटपुट में बदला जा सकता है और कौन सी मांग ज़रूरी नहीं है। तो ये जो काम करते हैं वह हमारे राजनीतिक दल और दबाव समूह करते हैं। यह उन मांगों को क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं और उन्हीं मांगों को यह सिस्टम में भेजते हैं जिन मांगों का आउटपुट तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार निकाला जा सकता है, और जिनका नहीं निकाला जा सकता है उनका आश्वासन के रूप में या फिर जो भी है समस्याओं के बीच में, संघर्ष के बीच में एक संतुलन बैठाने का प्रयास किया जाता है। ये नहीं है कि उनका फोर्सली उसको दबा दिया जाए, लेकिन हमें जो भी मांगें उठ रही हैं उनका एक समाधान निकालना होता है, क्योंकि जब तक हम संतुलन नहीं बनाएंगे चीज़ों में तब तक व्यवस्था नहीं चलेगी। अगर हम ये चाहेंगे कि हर चीज़ को एक फोर्स की सहायता से दबा दिया जाए, देखिए कम मात्रा की चीज़ को, जो एक छोटा चीज़ें होती है, छोटे लेवल पे होती है, उन्हें आप फोर्सली दबा सकते हैं, लेकिन जब एक बड़ी तादाद में चीज़ें होती हैं तो उन्हें आप फोर्सली नहीं दबा सकते, जो बांग्लादेश में किया गया। और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा कि जब बड़े लेवल पर विद्रोह होता हुआ दिखाई दे रहा था, और आई थिंक एक जो फीडबैक होता है, जो पहुंचती है सूचना है सिस्टम तक, वो पहुंच नहीं पाई कि माहौल कैसा है जनता में, जनता की उग्रता को नहीं समझ पाई। जब इस माहौल को आप समझ नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो और विपक्षी पार्टी हैं और जो विपक्ष जो आपको बिल्कुल धाक जमाए हुए बैठा रहता है कि कब कोई सिस्टम में थोड़ा बहुत भी प्रोसेस प्रॉब्लम आए और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो उस सिचुएशन का वो फ़ायदा उठाने के लिए तुरंत आ जाते हैं। और यही सिचुएशन वहाँ हुई भी है। देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत चलती है और उसमें किस लेवल पे चलती है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आप जानते हैं अब क्या चल रहा है वहाँ पर। जो पुराने हमारे जो बांग्लादेश में एक पीएम रही थी, वह खालिदा जिया कुछ ऐसा नाम है, शायद मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको अब जेल से रिहा कर दिया गया है। और अब वो दौड़ में है। वैसे तो एक अंतरकालीन सरकार बन रही है और कुछ यूनिस खान करके जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनको अंतरकालीन सरकार की लीडर के रूप में चुना गया है, लेकिन उनको जेल से मुक्त करने का मतलब ये है कि पार्टी वही है और उन्हीं का अब आने वाले समय में शायद चलने वाला है जो भी है। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। अभी स्थिति इतनी साफ नहीं है, लेकिन पूरे सिस्टम की जो कमी है वो मैंने आपको बताई है, उस पर आप ज़रूर विचार कीजिएगा और बताइएगा क्या आपको लगता है। तो सिस्टम अप्रोच में और व्यवहारवाद के बीच में अंतर क्या है। व्यवहारवाद में आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए व्यवहारवाद, आज थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। जो वैज्ञानिकता पे बल देता है, जो अनुभव पे बल देता है, जो व्यक्ति के व्यवहार को जानने का प्रयास करता है, वो व्यवहारवाद होता है। और तात्कालिक परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है, उसमें कोई सिद्धांत निर्माण की या फिर सुधार की तो वो नहीं देते हैं,
कोई भी थीसिस, लेकिन हाँ कोई घटना क्यों घटित हो रही है ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इस घटना का समाधान बताने का वो प्रयास नहीं करते हैं। तो अगर सिस्टम अप्रोच में और व्यवहारवाद में अंतर पूछ लिया जाए हमें, तो हम क्या बताएंगे? तो सिस्टम अप्रोच राजनीतिक प्रणाली को एक संपूर्ण इकाई के रूप में मानती है, बिल्कुल। इसके विभिन्न घटक और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत। लेकिन अगर व्यवहारवाद की बात की जाए तो व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार व्यक्तियों और समूहों के कार्यों और उनके निर्णयों पर केंद्रित होता है। राजनीति कैसे व्यवहार, व्यक्तियों का क्या व्यवहार होता है राजनीति के अंतर्गत, समूहों का क्या व्यवहार होता है, उनके क्या कार्य होते हैं और ये किस प्रकार से निर्णयों को इफेक्ट करते हैं, इस चीज़ों पर केंद्रित व्यवहारवाद होता है। अगर बात करें सिस्टम अप्रोच की, तो सिस्टम अप्रोच व्यापक और संरचनात्मक विश्लेषण पर केंद्रित होता है, जबकि व्यवहारवाद सूक्ष्म और व्यक्तिगत स्तर के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है। सिस्टम अप्रोच संरचनात्मक और क्रियात्मक विश्लेषण का उपयोग करता है, जबकि व्यवहारवाद अनुभवजन्य और सांख्यिकी पद्धति का उपयोग करता है। व्यवहारवाद की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप व्यवहारवाद की वीडियो देखें, उससे और ज़्यादा क्लियर ये डिफरेंस हो पाएगा। जब तक आप सिस्टम अप्रोच और व्यवहारवाद दोनों को पूरी तरह से नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपको डिफरेंस समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने व्यवहारवाद को पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बात करें अगले जो क्वेश्चन उठ सकता है, तो डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच को हम थोड़ा सा अब डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर एक लेआउट दिया है। एक तो उनकी पुस्तक है जो ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस है, और एक ये जो नीचे लेआउट दिया है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम है और उसके अंतर्गत एक डिमांड और सपोर्ट के रूप में इनपुट आ रहे हैं और डिसीजन और पॉलिसीज़ के रूप में आउटपुट निकल रहे हैं। आउटपुट से फीडबैक निकल रहा है और फीडबैक फिर दोबारा से इनपुट में जा रहा है। तो ये पूरा एक सिस्टम है और आसपास आपको दिख रहा होगा एनवायरनमेंट 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 लिखा हुआ है। तो ये पूरा हो गया एनवायरनमेंट और ये हो गया सिस्टम, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, किस प्रकार से फीडबैक लाया जी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल देने का प्रयास करूं, अगर आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस क्या होती है? कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप कोई भी की प्रेस करिए और मॉनिटर उसको शो करेगा, ठीक है। तो इनपुट आपने कीबोर्ड से दिया, आउटपुट आपको मॉनिटर से आया, और मॉनिटर से ये जो आउटपुट आया ये प्रोसेस कहाँ हुआ? ये प्रोसेस हुआ सीपीयू में। सॉरी, सीपीयू में ये क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। तो ये इस तरह से हम इस सिस्टम को समझ सकते हैं। तो इनपुट पर हम काफ़ी चर्चाएँ कर चुके हैं। हाँ, समर्थन क्या होता है? इसमें आपके मन में ये आ रहा होगा कि डिमांड तो ठीक है, लेकिन समर्थन क्या होता है? समर्थन ये होता है कि जनता द्वारा ये समर्थन अगर दिया जाता है सिस्टम को कि आपके द्वारा बनाए हुए जो आउटपुट हैं, आपके द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज़ हैं, जो डिसीजंस हैं, उनको हम क्या करेंगे? लागू करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से उनको ओबे करेंगे, उनका पालन करेंगे। जब हम उनका पालन करते हैं तो हम एक तरह से सिस्टम को क्या दे रहे होते हैं? समर्थन दे रहे होते हैं। और अगर हम समर्थन वापस ले लेते हैं, जो कि हो चुका है बांग्लादेश में, कि समर्थन वहाँ से वापस ले लिया उन्होंने कि हम आपके डिसीजंस को, हम आपकी पॉलिसीज़ को क्या नहीं करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब समर्थन वापस ले लिया जाता है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था कोलैप्स कर जाती है और पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ पर क्राइसिस हो जाता है। तो इस प्रकार से सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी सिस्टम को बनाए रखने के लिए, उसका निरंतरता को बनाए रखने के लिए। आगे चलते हैं। फीडबैक मैंने आपको बता ही दिया है, आउटपुट हो ही गया है। कन्वर्जन प्रोसेस ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, डेविड ईस्टन का जो ये सिस्टम अप्रोच है, यह एक खुली प्रोसेस है, एक खुली प्रणाली है, ओपन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। अब ओपन सिस्टम और बंद सिस्टम, ओपन सिस्टम मतलब खुली प्रणाली और बंद प्रणाली क्या होती है?
खुली प्रणाली जो होती है वह लोकतांत्रिक देशों में होती है, यूएसए जैसे, इंडिया जैसे, ये जो लोकतांत्रिक देश हैं यहाँ पर आपको खुली प्रणाली मिल जाएगी। खुली प्रणाली का मतलब ये है कि यहाँ डिमांड एनवायरनमेंट से आती हैं, लोगों के बीच से आती है। जब लोगों के बीच से डिमांड आ रही है, लोगों के बीच से इनपुट आ रहा है और वो प्रोसेस हो गया आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है एक खुली प्रणाली। अब बंद प्रणाली क्या होती है? बंद प्रणाली मतलब जैसे कि एग्जांपल लें, उत्तर कोरिया को ले सकते हैं, साम्यवादी कंट्रीज़ को ले सकते हैं। उत्तर कोरिया में इनपुट एनवायरनमेंट से नहीं आता, इनपुट सिस्टम के अंदर से ही आता है। जब सिस्टम के अंदर से ही इनपुट आएगा और वह आउटपुट होकर पॉलिसीज़ में कन्वर्ट होगा और फीडबैक की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ये होगा कि जो इन्वायरमेंट से कोई मांग उठ नहीं रही है, जब इन्वायरमेंट से कोई मांग नहीं उठ रही है तो व्यवस्था खुली कैसे हो गई? ये तो बंद व्यवस्था हुई कि सिस्टम के अंदर ही अंदर से मांग उठ रही है और वो वहीं के वहीं आउटपुट दे रहे हैं और सिस्टम की ही चल रही है, इसमें आम जनता का कोई रोल नहीं है। जहाँ आम जनता से आपकी कोई लिंक नहीं है, जहाँ आपका एनवायरनमेंट के साथ कोई अंतःक्रिया नहीं हो रही, वहाँ पर सिस्टम बंद हो जाएगा, तो भैया एक बंद प्रणाली। फिर भी डेविड स्टर्न के जो सिस्टम अप्रोच है उसको आपने सुना होगा, इसे ब्लैक बॉक्स मॉडल कहा जाता है। अब ब्लैक बॉक्स का तो मतलब ये हो गया कि एक बॉक्स है वह पूरा ब्लैक है। ब्लैक का मतलब ये है कि आप अंदर नहीं झांक सकते, उसमें पारदर्शिता नहीं है। बिल्कुल, जो सिस्टम है इनपुट तो चला जाता है एनवायरनमेंट से आउट और डिमांड वो सपोर्ट भी हो जाता है, लेकिन अंदर क्या प्रोसीजर हो रहा है, किस प्रकार से आपने कोई मांग रखी और वो मांग आपने तो रख दी, उसके बाद किस प्रकार से अधिकारियों की मीटिंग हुई, किस प्रकार से आईएएस वगैरह जो भी हैं, जो एक पॉलिसी को बनाने के लिए, मांग पर विचार करने के लिए जो कमेटियां गठित की जाती हैं, जो चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं कार्यपालिका के अंतर्गत, तो वह किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से डिसीजंस लिए गए, किसका क्या रोल रहा, ये आप आम जनता उसको नहीं पहचान पाती। वह तो सिर्फ जो लास्ट में नीति बनती है, पॉलिसी बनती है, जो पॉलिसी एक जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तब जाके पता चलता है कि कौन सी पॉलिसी बनी है। तो इस प्रोसीजर को जब उसमें कोई जनता का रोल नहीं होता है, इसलिए इसको एक ब्लैक बॉक्स मॉडल कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे और डिस्क्राइब करने का प्रयास करूँगा। तो सिस्टम अप्रोच की क्या आलोचना हुई है? बिल्कुल आलोचना है सिस्टम अप्रोच की। मैंने आपको पहले ही एक आलोचना तो बता दी है कि इसे विकासशील देशों पर लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी इसकी एक आलोचना है जटिलता। जटिलता से क्या तात्पर्य है? जटिलता से तात्पर्य ये है कि जिस तरह की शब्दावली इसमें यूज की गई है वह साइबरनेटिक्स शब्द में यूज की जाती है, वह मैकेनिज्म जो एक तरह से शब्दावली यूज की गई है, ऐसी शब्दावली कभी भी यूज नहीं की गई राजनीति विज्ञान में डेविड स्टर्न से पहले। प्लेटो को देख लीजिए, अरस्तु को देख लीजिए, जितने भी विद्वान को आप पढ़ेंगे उनमें से किसी ने भी इस तरह की मैकेनिज्म को प्रयोग नहीं किया। और जब 1951 के बाद एकदम से इस तरह की मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया तो फिर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक शास्त्री थे, विद्यार्थी थे, उनको प्रॉब्लम हुई इस मैकेनिज्म को समझने में। तो कहीं ना कहीं इसकी जटिलता भी एक इसकी आलोचना का पार्ट बन जाता है, जिसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। दूसरा है यह स्थिरता पर अत्यधिक जोर देता है। स्थिरता पर जोर देने का मतलब यह है कि यह सिस्टम को चलाना चाहता है, एक गत्यात्मकता रखना चाहता है कि सिस्टम चलता रहे, और चेंजेस जो होते हैं, जो समय काल परिस्थिति के अनुसार जो चेंजेस होते हैं, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करता है। देखिए, परिवर्तन तो होते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके अनुसार परिवर्तन तो होते हैं सिस्टम में। और जब परिवर्तन होते हैं तो आप स्थिरता पर इतना बल नहीं दे सकते, उन परिवर्तनों को आत्मसात करना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस पर कहीं ना कहीं बहुत कम जोर दिया जाता है। दूसरा, सामान्यकरण की समस्या, मैंने आपको पहले ही बताया, सामान्यकरण की समस्या इसके साथ आती है। यह सिस्टम को, अप्रोच को सभी देशों पर लागू करने का, एक पूरे वर्ल्ड पर लागू करने का प्रयास डेविड स्टर्न द्वारा यहाँ पर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह विकासशील देशों के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो देश सिर्फ अभी 70 साल पहले आज़ाद हुए हैं, उन देशों को
आप कैसे अमेरिका से कंपेयर कर सकते हैं, अमेरिका को मद्देनज़र रखते हुए जिस सिस्टम अप्रोच को निर्माण किया गया है उसके साथ आप कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं। उनकी परिस्थितियां अमेरिका की अलग हैं और वो जो 70-75 साल पहले आज़ाद हुए हैं उनकी परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए सिस्टम अप्रोच को विकासशील देशों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसीलिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल आया था। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल को मैं और ज़्यादा आपको समझाने का नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा। इस वीडियो में करूंगा तो कहीं ना कहीं ये लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर देखा जाए तो जो व्यक्तिगत और सूक्ष्म स्तर के विश्लेषण की कमी है, पूरे सिस्टम को एक इकाई माना गया है और व्यक्तिगत और सूक्ष्म से उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। और परिवर्तन और क्रांति को समझने में क्या हुई है, यहाँ पर कठिनाई हुई है, परिवर्तनों को नहीं समझा गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह स्थिरता पे अत्यधिक बल देता है, तो स्थिरता पे बल अत्यधिक देने के कारण कहीं ना कहीं उन परिवर्तनों को समझने में इसने चूक की है। इस प्रकार से ये आप इनको पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और बांग्लादेश के मुद्दे पर अगर हम 2 मिनट और चर्चा करें तो हालांकि काफ़ी लोकतंत्र की एक थोड़ी सी दुख की बात है कि लोकतंत्र की इस तरह से चीज़ें हुई और नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से जनता ने रिएक्ट किया, कई जाने भी गई और इवन अब भी वहाँ पर हिंसा भड़की हुई है और अराजकता का माहौल है। तो लोगों को समझना चाहिए कि अब सरकार दूसरी बदलने वाली है तो इस तरह की घटनाएं ना करें। लेकिन ठीक है, कुछ अराजक तत्व भी होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अब लोगों की मांगें पूरी की जाएंगी तो आई होप उन्हें शांति रखनी चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।